नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता सुराना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम भारत में तुर्क आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे और इस तुर्क आक्रमण को पढ़ने से पूर्व उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति को जानना आवश्यक है। भारत में तुर्क आक्रमण 2 चरणों में संपन्न हुए। प्रथम चरण 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और दूसरा चरण 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उस समय भारत में राजनीतिक विखंडन का दौर था। समस्त उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जैसे सीमांत क्षेत्र में हिंदूशाही राज्य, सिंधु और मुल्तान में कारमिता मुसलमानों का राज्य, दिल्ली से मध्य गांगे घाटी तक विभिन्न राजपूत वंश और बंगाल में पाल वंश तथा मध्य और पश्चिमी भारत में पुनः अनेक राजपूत राजवंश सत्तारूढ़ थे। इनमें से कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली और विशाल नहीं था कि अन्य राज्यों को अपने नेतृत्व में संगठित कर सके और विदेशी आक्रमण की समस्या का संयुक्त प्रतिकार कर सके। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव और राजनीतिक विखंडन की समस्याओं ने भारतीय शासक वर्ग को तुर्क आक्रांता की तुलना में कमज़ोर स्थिति में ला दिया। इस काल तक आते आते उत्तरी भारत सामंती व्यवस्था से ग्रस्त हो चुका था। विशेषकर राजपूत राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था सामंतवाद आधारित हो चुकी थी। विभिन्न सामंत अपने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक, वित्तीय, सैनिक और न्यायिक सत्ता का उपभोग करने लगे थे। इस प्रकार जहाँ देश अनेक राज्यों में विभक्त था, वहाँ राज्य अनेक सामंती इकाइयों में विभक्त थे। अतः सेना में केंद्रीय नियंत्रण और एकरूपता का अभाव एवं प्रजा की निष्ठा भी किसी एक शासक के प्रति केंद्रित नहीं हो पाई थी। लगान से प्राप्त होने वाली धनराशि भी किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं थी। इन त्रुटियों ने भारतीय राज्यों को आर्थिक और सैनिक रूप से अव्यवस्थित कर दिया। वास्तव में सामंतीवादी व्यवस्था के ये हानिकारक परिणाम थे। सामंती प्रथा से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कुछ चुने हुए लोग बिना किसी श्रम के भूमि से जीविकोपार्जन करते थे। इन्हीं लोगों का समूह सामंत वर्ग के नाम से जाना जाता था। सामंती प्रथा का विकास गुप्तोत्तर काल में विशेष रूप से 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। वस्तुतः इनकी उत्पत्ति सातवाहनों और उसके बाद भूमि दान की प्रथा आरंभ होने के साथ ही हो चुकी थी। उस समय ब्राह्मणों को जीविकोपार्जन के लिए कर मुक्त भूमि दी जाने लगी थी, लेकिन ब्राह्मणों को भूमि से मात्र कर वसूलने का ही अधिकार था, प्रशासन करने का नहीं। गुप्त काल में वेतन के रूप में भी भूमि दी जाने लगी और धीरे धीरे राजस्व वसूल करने का और संबंधित क्षेत्र पर शासन व्यवस्था संभालने का उत्तरदायित्व भी उस भूमि प्राप्त करने वाले को दिया जाने लगा और इसी तरह सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके बावजूद भारत में यूरोप की तरह पूर्ण विकसित सामंती व्यवस्था की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकी। भारतीय सामंतवाद में आर्थिक अनुबंध पर उतना बल नहीं दिया गया जितना कि यूरोपीय सामंतवाद के कुछ रूपों में दिया गया था। 7वीं शताब्दी अर्थात हर्ष काल से सरकारी अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान ने सामंती प्रक्रिया को बहुत तेजी प्रदान की। ऐसी भूमि प्राप्त करने वाला पदाधिकारी सामंत के नाम से जाना गया। दूसरे प्रकार के सामंतों में पराजित राजा और उनके समर्थक तथा स्थानीय सरदार भी थे, जो
सीमित क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त करते थे। यद्यपि राजनीतिक एकता का अभाव मध्य एशिया में भी था, तथापि वहाँ के राज्य केंद्रीयकृत थे तथा सामंतवादी शासन प्रणाली की से उत्पन्न समस्याओं से मुक्त थे। भारतीय राज्यों का परस्पर विभक्त रहना एक गंभीर समस्या का कारण सिद्ध हुआ। सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय संभव न हो सके। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सीमांत क्षेत्र की रक्षा का दायित्व मुख्य रूप से हिंदूशाही शासकों पर था और अन्य शासक इसमें निर्णायक योगदान नहीं दे सके। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय सीमांत क्षेत्र की रक्षा का दायित्व लाहौर में शासन करने वाले महमूद के कमज़ोर उत्तराधिकारी पर था, जो इस कार्य में विफल रहे। सीमांत क्षेत्र में अपना नियंत्रण बनाने के बाद शेष भारतीय क्षेत्रों में तुर्क आक्रमणकारियों का पहुंचना और सत्ता का विकास सुगम हो गया। सैन्य संगठन क्षेत्र में भी भारतीय राज्य संतोषजनक स्थिति में नहीं थे। भारतीय सेनाएं सामंती सेनाएं थीं जो युद्ध के समय संगठित की जाती थीं, इसके पश्चात भंग कर दी जाती थीं या पुनः अपने अपने सामंतों के पास लौट जाती थी। सामंती व्यवस्था के कारण केंद्रीय सैन्य प्रणाली विकसित नहीं हो सकी और सैनिकों को भी कोई एक रूप प्रशिक्षण नहीं संभव हो पाता था। ये राजपूत राज्य कबीलाई परंपरा पर आधारित थे। विभिन्न कबीलों के बीच पारस्परिक संघर्ष और उससे उत्पन्न प्रतिशोध से रक्तपात की स्थिति निरंतर बनी रहती थी और इन निरंतर होने वाले युद्धों से उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती रहती थी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक जीवन अव्यवस्था, शिथिलता और जटिलता से ग्रस्त था।